नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जो जम्मू कश्मीर पे खासकर जो खबरें हैं, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो पीएसए घोटाला है उसको सीबीआई आज जम्मू कश्मीर समेत देश के 33 जगहों पर छापे मार रही है। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने आज़ाद के बारे में बोला है कि आज़ाद जो कुछ भी कह रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ज्ञान व्यापी फैसले को लेकर भी उसने अपनी भड़ास निकाली है। महाराज की छुट्टी की लगाई जा रही है अटकलें, उस पर भी अटकलें लग रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें पीएसए घोटाले जी। बहुत देर से जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब स्ट्राइक कर रहे थे, जगह जगह इसके बारे में बात हो रही थी और आखिर में प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया और उस पर जांच शुरू हुई। जांच के बाद सीबीआई के हवाले किया गया। सीबीआई के हवाले करने के बाद अब इस पे सीबीआई ने अपने तौर तरीके से जांच शुरू कर दी है। देश के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में 33 जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानगी की बात सतीश जी ये है, जम्मू कश्मीर का ये एक ऐसा मसला था जिसे हम उस वक्त बहुत ही आम लोग ज्यादा नोटिस में नहीं ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई घोटाला हुआ होगा किसी एक क्षेत्र में, चलो वो एक सेंटर में है, वहां से उतने लड़के चले गए, घोटाला हुआ है। लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है कि पूरे देश के अंदर हैरानगी की बात है, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, कहां छापेमारी हो रहे हैं और उसमें से सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो जगह है, ऑफिसर्स हैं, उनके घरों में भी छापेमारी हो रही है। मतलब इतना बड़ा घोटाला पूरे देश के अंदर हुआ और उसका पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी बात है और अभी भी यहाँ पे थमने वाली बात नहीं है जी, और भी बहुत से लोगों में गाज करने वाली है। इसमें तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं शायद पत्रकार भी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये भर्ती ठेकेदार पूरे देश में समाये हुए हैं, ये पैसा लेते हैं और ये तो शुक्र है कि सीबीआई ने जो पिछले कम से कम एक पखवाड़े से ज़्यादा समय से इसकी जांच में लगी है। पहले छापिया खनूर और खोड़ इलाके में पड़े थे। आशंका तब उठी ये जब एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग सब इंस्पेक्टर बन गए, तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार से लोग इतनी किस्मत का धनी है कि वही सब इंस्पेक्टर बन गए। शुरू में हमने देखा, पीपी न्यूज़ लाइन पे हम इस पर नज़र रखे हुए थे। हमने पहले भी कई बार कहा कि जब यहाँ पर डोगरा चौक पर इसके नतीजों को लेके प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तब भी तमाम तरह की आशंका जाहिर की गई थी, पर्चा लीक हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन आखिरकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। जब सीबीआई को मामला सौंपा गया और जिस प्रकार से परत दर परत खुलती गई, तो लोग हैरान रह गए कि आखिर इसके तार कहाँ तक जुड़े। वही तो सबसे बड़ी बात है। मतलब यूपी से है, गुजरात तक तार जुड़े हैं, हरियाणा में है, कर्नाटका में है। मतलब कहने का मतलब भर्ती के ठेकेदार कहाँ बैठे हैं। और इसमें केवल वो नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, राज्य पुलिस के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और जिस ओर आपने कहा कि एक आध शायद एक पत्रकार भी हो सकता है जिसके बारे में, ठीक है ना। और ये सब जांच के विषय हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ तो नौजवानों की जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो 42% है पूरे देश के अंदर। और पिछले दिनों जो आंकड़े कहीं एजेंसियां कलेक्ट करती हैं, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 2 पर है। हमारे प्रदेश के अंदर आप देखिए, दोपहर के टाइम जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, कोचिंग कॉलेज खुले हुए हैं, सैकड़ों के तादाद में बच्चे निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम पढ़ लिख कर सरकारी जॉब करेंगे। उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। सरकारें जो हैं वो परीक्षा के नाम पर, फार्म बेचने के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेती है और बाद में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, ख़त्म हो गया। और या जब हो गया तो इस तरह के भर्ती घोटाले सामने आते हैं। ये इस देश के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है और ख़ास तौर से हमारे युवाओं का क्या गुनाह है जो बेचारे दिन रात पढ़ते हैं और आखिरकार ये हो जाता है। आपने इससे पहले भी देखा, जो FAA का एग्ज़ाम था, फाइनेंशियल असिस्टेंट का, बिल्कुल। उसके अंदर भी वो बच्चे यहाँ पर बरसात के अंदर चिलचिलाती धूप में छाता लगाकर लाइन लगाकर अनुशासन के साथ आंदोलन रहे, इस उम्मीद के साथ नतीजा आएगा, हो सकता है कि इसके बाकी की लॉटरी खुल जाए।
उस परीक्षा को भी रद्द कर दिएगा, ये कहकर कि लीकेज हुआ। आखिर कौन जिम्मेदार इस लीकेज का? इसका भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये ठीक है, ये घोटाला पकड़ में आ गया, सीबीआई जांच कर रही है, परत दर परत खुल रही है, और आज हैरानगी है जिस प्रकार से बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 33 जगह छापे चल रहे हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और एक राज्य पुलिस की कोई सेंटर की जॉब हो तो समझ आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट पुलिस के अंदर इसके तार घोटाले के कहाँ तक जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सीबीआई आने वाले दिनों में और भी पकड़ धकड़ करे। हम कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि ये वक्त ऐसा है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से छापेमारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले जी जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम ऐसे कोई भी केसेस सामने नहीं आया। बिल्कुल। बिहार यूपी के बारे में हम सुनते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब ये बात बिल्कुल ये बात सही है, प्रशासन ने सीबीआई के हवाले कर दिया, तार कहाँ जुड़ रहे हैं सीबीआई इसके पता कर ली। लेकिन जिस चीज इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, उनमें से 100% तो इनसे इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल। वो बच्चे जो जिन्होंने मेहनत करके काबिल भी थे, काबिल थे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने यहाँ से पास आउट होकर निकले, बिल्कुल, उनके साथ उनका भविष्य जो है अब कहाँ अटका पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सीबीआई कल को कहती भी है कि इसमें घोटाले हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हो सकता है 2%, 4%, 10% उसमें इन्वॉल्व हो, बाकी के तो बेचारे मुफ्त में मारे थे। बिल्कुल। ये तो एक हो गया ना कि आपने एक डंडा पकड़ लिया, जो सामने आया उसको पेलते जाओ। ये तो वही बात हुई। मतलब कि जो बच्चे मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके भी, जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर एग्ज़ाम दिए, क्लियर किया, उनके साथ भी ये खेल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी विडम्बना की स्थिति है। हम समझे कि सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और पकड़े जाएंगे लोग, उससे उस मसले का हल नहीं होता। नहीं होगा। जैसे एक आदमी का कत्ल होता है, वो तो मर गया ना। आप कत्ल करने को फांसी लगा दीजिए, क्या वो थोड़ा लौट के आएगा? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी विडम्बना की स्थिति है, और हमारे स्टेट के अंदर तो है ही है। हम आए दिन बिहार में भी देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं। उन राज्यों में जब देखते हैं कि बेचारे लाखों की तादाद में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, करोड़ों रुपए सरकार इकट्ठा कर लेती है, लेकिन बाद में क्या होता है जी, पर्चा लीक हो गया। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक दुखद स्थिति है, और ये दौर अब ज़्यादा जोर शोर से शुरू हुआ। पहले भी होता रहा, ऐसा नहीं कि वो पहली बार हो रहा है, लेकिन अब इस तरह ऐसे हो गया कि जैसे आज सुबह पर्चा दे के आ रहा है आपका बेटा, शाम को कह रहा है पापा पर्चा तो लीक हो गया था। मतलब बड़ी अजीब स्थिति है ये। और हम तो यही कहेंगे ना फिर कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सिस्टम ईजाद करना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि आखिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पर रोक लग सके। सी जी, गुलाम नबी आज़ाद जब से कांग्रेस छोड़ के अलग अपनी एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और जगह जगह अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, तो उनके बयान भी चर्चा में होते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल भी बयान दिया, आज भी कहा कि धारा 370 को कोई वापस नहीं ला सकता। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो महबूबा मुफ्ती है, पीडीपी की प्रमुख जो है महबूबा मुफ्ती, उसने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलाम नबी आज़ाद ऐसे बयान दे रहे हैं। और इसके साथ साथ भी मैं अल्ताफ़ बुखारी जी हैं, उन्होंने खुद कहा, कल मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कह रहे थे कि यही आज़ाद साहब जो थे पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, इन्होंने कहते हैं मैंने विरोध किया, लेकिन वोट कहाँ दिया ये तो पूछो तो उन्होंने। बिल्कुल। वोट उन्होंने कहाँ दिया, ये बात सबसे बड़ी बात है। वोट, अगर ये वोट ना देते, कांग्रेस की मेजॉरिटी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वोट इन्होंने दे के उनको 370 तोड़ी है उन्होंने। और उसके साथ साथ जी सबसे बड़ी बात है, महबूबा मुफ्ती जो है वो हर मौके के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर लाछन लगा रही है। कल ज्ञान व्यापी जो फैसला आया था, उसके ऊपर भी ये भारतीय जनता पार्टी पर रोक, न्यायालय के फैसले को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। देखिए, हम पूरे अगर वैली बेस्ड नेताओं की हाल के बयानात, उनकी राजनीति को देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे जो है अब्दुल्ला फैमिली, वो कोट एंड कोट बड़े शातिर लगते हैं बयान देने में। आपने देखा आज़ाद पे उनकी मुख दर्शिता बनी है, आज़ाद ने क्या कहा उनको पता ही नहीं है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, उन बेचारों की जुबान ही नहीं निकल रही। महबूबा मुफ्ती कूद रही हैं बीच में आके आज़ाद के मामले में। ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञान वापी का फैसला आया, महबूबा मुफ्ती को सोचना चाहिए कि ये अदालत के फैसले हैं,
फैसलों पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है कि आपने एक चश्मा लगा लिया है धर्म विशेष का, और आपको दूसरे धर्म का हर फैसला उसी तरह दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए भारतीय संविधान की शपथ ली है, जो हमारे प्रम्बल में कहता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपको तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अदालत ने दोनों वकीलों के तर्क सुने हैं। अदालत, और फिर सबसे बड़ी बात है, ये फैसला अदालत का है। हाँ। वो सारी दुनिया समझ कि फैसले कैसे हो रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन आप टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी कई फैसलों पर सवाल उठे हैं, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं कहा कि भाजपा करवा रही है। तो ये उनकी एक हताशा को दर्शाती है, ये हताशा है। और जहाँ तक आज़ाद की बात कर रहे हैं, आज़ाद तो सब खुला खेल जलंधरी है, तो सामने दिख रहा है कि वो बीजेपी के पाले से बैट पकड़े हुए हैं, बॉल हिट कर रहे हैं। अब वो बॉल क्या बाउंड्री पार जाएगी या घूम के उन्हीं के पास आ जाएगी, ये आने वाला समय बेहतर बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, भाई साहब चिराग नहीं है तो अब तक क्या करते रहे थे आप? आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? रोड मैप क्या है? आप तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बोले जा रहे हो। रोड मैप क्या है? तो वही कहने का मतलब यह है कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आप उन आरोपों की खुद ही पुष्टि करने में लगे हैं कि आप गेम ही बीजेपी की कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आज़ाद साहब जैसे कद्दावर नेता 43 साल जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा हो, सुख शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें सब चीज़ें समाहित है, और दूसरा वो पार्टी के भीतर एक सेंटर पॉइंट बन के रहे, केंद्र बिंदु बन के रहे, चाहे वर्किंग कमेटी या जनरल सेक्रेटरी। कहा जाता था कि वो एक मायने में जम्मू कश्मीर की कांग्रेसी सियासत में वो एक मुग़ल आज़म से कम नहीं थे। आज वो उनके हर भाषण में आप देखिए, उनकी भाव भंगिमाएँ, चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है। कहते हैं सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है, उसको केवल ये दिख रहा है कि 370 वापस नहीं आनी। भाई साहब वो तो हम भी कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है, हर भारतीय कह रहा है अच्छी हो टूट गई। लेकिन इसमें नया बात आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं भले नया पार्टी बनाए, लेकिन बंदे हम बीजेपी। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जो कह रही है हाँ कि जो हिंदुस्तान, जो इंडिया है, हाँ। भारत विश्व गुरु नंबर 1 तो बन नहीं सका, हाँ। लेकिन मस्जिदें तोड़ने में नंबर 1 बन गया है। ये तो कैसे नहीं, ये देखिए ना, ये अतिरंजित बयान है। आप वही हमने जो कहा ना, आप एक चश्मा विशेष लगाकर बात करेंगे धर्म के नाम पर, तो भैया फिर आप ओवैसी बन जाइए सीधा। आप पीडीपी क्यों बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी बन जाइए ना। जिस तरह ओवैसी एक जहरीला बयान देता है मजहब आधारित, तो आप भी वही कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ जो इनके साथ जो गैर समुदाय के लोग जुड़े हैं, तो फिर वो क्यों जुड़े इनके साथ? बिल्कुल। अगर आप एक तरफा बात करेंगी, अब आप जम्मू में रैली करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि अब मैं समझता हूँ कि हालांकि हम समझ सकते हैं कि वो अंदर खाने कितनी इस तरह बगावती मूड में हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनका एक एक शब्द जो है उनका पीछा करेगा। हमें याद है अच्छी तरह, आज जिस तरह ये बोल रही है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, यही महबूबा मुफ्ती थी। आज ये सुरक्षा बलों के खिलाफ बोल रही है। जब ये चीफ मिनिस्टर ये कहती थी कि जो मुठभेड़ स्थल हैं वहाँ वो क्या करने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, टॉफ़ी लेने जाते हैं। आज तुम रुदाली गीत गाने में बैठी हो। तो मैं समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, उनको मुख्यमंत्री रही हैं, और उनको अपने वजूद का, पॉलिटिकल वजूद का ख्याल रखते हुए उनको ये भी सोचना चाहिए और जम्मू और कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव बनने थी, और फिर उसी प्रयास में लगे, तभी जम्मू आ रही हैं। तो हम समझते हैं इस तरह के बयानों से उनको परहेज करना चाहिए। खास तौर से अदालत की टिप्पणी, आप बीजेपी बोलिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलिए, किसी पार्टी के खिलाफ बोलिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सियासी गेम ही है। लेकिन अदालत पर टिप्पणी करना वो गलत है। और हम कहेंगे कि इस टाइम जितनी सियासत कश्मीर में हो रही है, बिल्कुल, जबकि जम्मू में होनी चाहिए, वो चाहे गुलाम नबी आज़ाद है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, दोनों के बयान ऐसे आ रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीजी जो महाराजा हरि सिंह के छुट्टी का दिन की बात जो कर रहे हैं, जन्मदिन नज़दीक आता जा रहा है, तो उस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या छुट्टी होगी या ना होगी। सीजी, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके युवा राजपूत सभा सड़कों पे उतरी, लड़कियां उतरी, उसका साथ दिया, बाकी जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। लेकिन
छुट्टी होगी या नहीं, मुझे लगता है ये भी एक राजनीतिक विषय है, शायद कुछ हो, इसके पीछे भी कोई ऐसी बात है कि शायद वो समय का इंतजार कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, हम कह रहे हैं डोगरा शासक के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जितनी भी अपनी स्ट्रगल है वो महाराजा हरि सिंह के तवी ब्रिज के बुत के सामने ही रखी, डोगरों को इकट्ठे करने की कोशिश नहीं की गई। शायद इसलिए इतना समय लगा। डोगरे की जब बात करते हैं तो डोगरा सिर्फ जम्मू नहीं है, डोगरा हिमाचल भी है, डोगरा साथ पंजाब में भी लगता है, डोगरा यहाँ पर महाराजा का पहले हुकूमत रही है, ये बात नहीं है। जब हमारे लिए डोगरे की महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात दुबई से 2 आदमी बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो इनकी छुट्टी की बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, जहां तक कश्मीर का सवाल था, कश्मीरी पंडितों ने अपनी बातों को लेकर, उस विषय को लेकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उसकी चर्चा की, पूरे हिंदुस्तान में की, फिर उसके बाद पूरे विश्व में की। आज पूरे विश्व जो है वो कश्मीरियों को सुनता है, उनकी बात को जानता है। ये आगे नहीं बढ़ पाए, डोगरों को ये पूरी तरह साथ नहीं मिला पाए। ये दूसरी बात है कि पॉलिटिकली यहाँ पे छुट्टी डिक्लेयर हो जाए। बिल्कुल, देखिए आपकी बात में ही कई बातें उठी हैं। देखिए कश्मीरी पंडितों ने एक स्वर में अपनी पीड़ा, अपनी विस्थापन और उन पर जो जुल्म सितम हुए, उन्होंने हर जगह अपनी कहानी को कहा। इसलिए आज वर्ल्ड फोरा पे बात करें तो अमेरिका में बैठा भी एक जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जब बात कहता है तो अमेरिका में बैठा हर आदमी सुनता है, वो चाहे गोरा है या कश्मीरी पंडित है। इनके बारे में क्या जो आकलन किया जा रहा है महाराजा साहब के बारे में, देखिए शासन तो इन्हीं का रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान तक महाराजा का डोगरा शासन रहा है। वो अलग बात है कि 47 में पाकिस्तान की साजिशों से वो इससे अलग हो गए, पीओके अलग हो गया। लेकिन आप इस आंदोलन में ही देख लीजिए, जो भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर राजपूत बिरादरी के कद्दावर नेता बैठे हैं, बिल्कुल उन तक की जुबान से अभी तक छुट्टी को कोई बोली नहीं बोली गई, जिप बंद है, उनके लिप बंद हैं। तो आप देखिए ना, और जो बाकी लोग हैं, हालांकि महाराजा हर आदमी के थे, हर जात के थे, हर मजहब के थे, जो महाराजा कहा जाता है। महाराजा इसलिए भी कश्मीरियों के थे क्योंकि आपने देखा जब महाराजा के ये 370 की बात आती है तो सब कश्मीरी कहते हैं जी वाह 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 वाह, महाराजा की स्टेट को विशेष दर्जा, और वो जो नौकरियों पे बैन थी महाराजा ने किया था। तो जो मीठा मीठा उसको घड़प करना चाहते हैं, कड़वे को थूक करना चाहते हैं। ये कश्मीरी नेतृत्व की, आम कश्मीरी की नहीं, कश्मीरी नेतृत्व की बात कर लीडरशिप की। इसी तरह यहाँ पर युवा राजपूत सभा अकेली लड़ाई लड़ रही है, हमने देखा है। उसमें टीम जम्मू के जोरावर सिंह जमवाल हैं और दूसरे नेता, सब लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन आपने जिस ओर इशारा किया उस स्तर पर अगर आवाज़ उठी होती तो ये मामला कभी का तय हो गया होता। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं वो समय शायद आ रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें आके डोगरा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिल्कुल, डोगरों की जो बहादुरी के किस्से हैं पूरा विश्व जानता है। लेकिन हैरानगी यही हुई है कि ये सबको जोड़ नहीं पाए इस आंदोलन में। और हैरत की बीजेपी जो कल विपक्ष में थी कल तक, तो वो इस मुद्दे को लेकर गाहे बगाए आवाज़ उठाती रही, आज चुप्पी साधे हुए है। तो हम समझते हैं चुनाव भी करीब है और गृह मंत्री अमित शाह संभवतः इस माह यहाँ आए, वो पहाड़ियों को साधने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उस मौके पर लौटने के बाद दिल्ली या यहीं पर हो सकता है कि महाराजा की छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इसी महीने में 23 तारीख करीब है, इसका ऐलान किया जा सकता है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।